किसका किसी भतीजा है, किसका देखिए भांजा है, भतीजा भांजा होना, किसकी आप भी तंजीम, किसी के भतीजे भांजे हैं तो सब और ये आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप किसी का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आई टॉक के साथ मैं हूं महविश अज़ीज़। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साबिक़ सुकून सिंध असम्बली इंचार्ज ज़िया कादरी साहब और सहाफ़ी और समाजी से जानी पहचानी शख्सियत फ़िदा पाकिस्तान। तो हम बातचीत का आगाज़ करते हैं निशात ज़िया कादरी साहब आपसे। तो बताइएगा निशात ज़िया कादरी साहब, पहले तो मैं आपसे आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपनी मसरूफ़ियात से हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। ये बताइए कि आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को मौजूदा सूरत हाल में किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का, आपके नाज़रीन का जिन्होंने मदऊ किया और मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर हमें बुलाया। मौजूदा सियासी सूरत हाल की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान 70 सालों से इसी तरह के मसाइल का शिकार है। बदकिस्मती से जितने भी हुक्मरान आए इस मुल्क में, अगर आप देखें तो दो ही जमातें थी जिन्होंने हुक्मरानी की है, एक मुस्लिम लीग नून, दूसरी पीपल्स पार्टी। और आज भी फिर वही एक सिनेरियो बनने जा रहा है। अगर 70 साल इस सियासी आप जायज़ा लें तो मैं समझता हूँ कि 40 साल अगर जमहूरी हुकूमत रही और 40 साल किसी भी सूरत में, या 30 साल हमारे यहाँ मार्शल्ला की सूरत में पाकिस्तान चला, तो अगर उसका कंपैरिजन करें तो आप अगर 40 साल जो जमहूरी हुकूमतें रहीं तो उसके पीछे भी मुक़्तदिर क़ुव्वतों का ही हाथ था जिन्होंने इन हुकूमतों को चलाया। कभी भी आज़ादाना जमहूरियत इस पाकिस्तान में रही और बदकिस्मती से जो हुक्मरान थे उन्होंने भी पाकिस्तान को लूट खसूट और इसको मैं समझता हूँ इस नहज पर पहुँचाने में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अगर आप माजी में देखें तो जिस तरह की हुकूमतें कायम हुई, चाहे वो पैसे की बुनियाद पे कायम हुई, चाहे लोगों की ख़रीद व फरोख्त, यहाँ तक के लोगों को असम्बलियों में ख़रीदा जाता है। यहाँ जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क फिर तरक्की कभी भी नहीं करेगा। यहाँ पर एक इनकलाबी सोच की ज़रूरत है, तब्दीली की ज़रूरत है। गरीब मुतवस्सित तबके को हुक्मरानी में लाने की ज़रूरत है। जितनी भी पार्टियाँ हैं अगर आप उनका जायज़ा लें तो उसमें जागीरदार सरमायादार जो है वो काबिज़ है, और वो करोड़ों रुपए चंदा देकर अपनी पार्टी में टिकट हासिल करके असम्बलियों में इलेक्ट होकर पहुँचते हैं। जब यकीनन वो करोड़ों रुपए पार्टी को चंदा देते हैं, इलेक्शन कैंपेन में करोड़ों रुपए लगाते हैं, तो वो अरबों रुपए फिर पाकिस्तान से लूट खसूट कर अपनी जेबों में डालते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है और पाकिस्तान को कर्ज़ों के बोझ तले इन्हीं हुक्मरानों ने आज यहाँ तक पहुँचाया है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के हम मोहताज हो गए हैं कि वो कर्ज़ा देता है तो आगे जो है हमें किस्त देने के पैसे होते हैं हमारे पास, वरना मुल्क डिफ़ाल्ट की सूरत हाल पे पहुँच जाता है। तो मैं ये समझता हूँ इनकलाबी तब्दीली की ज़रूरत है। लोगों को भी इस बात का जायज़ा लेना चाहिए बिला रंग व नस्ल, बिला तफरीक, कि उन्होंने इन 40 सालों में जिन पार्टियों को मुंतखब किया, तो आज जो इन्फ्लेशन यहाँ तक पहुँच गई, जो महंगाई की सूरत हाल है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग जो है दर बदर हैं, अपनी इज़्ज़तें नीलाम कर रहे हैं, तो ये इन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं। इनको चाहिए कि ये सोचें, कि ये ना सोचें कि मेरी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या फला जमात से तो मैंने उसी को वोट दे। ये देखें कि मुल्क के लिए कौन जो है बेहतर है और कौन जो है मुल्क को आगे ले जा सकता है। जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे अपनी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान नहीं बदल सकता। क्या नवाज शरीफ की बातों में वापसी मुल्क को बहरानों से निकालने और माशरत की बहाली में मददगार साबित हो सकती है? देखो ये भी एक अजीब मज़े का खेज सवाल है ना कि 3 बार इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब की हुक्मरानी रही, तो उन्होंने इस मुल्क को क्या दिया। अगर आज उन्होंने जिस तरह वापसी पर इनकलाबी बातें की और माशी इस्लाहात की बातें की, पाकिस्तान को बदलने की बातें की, पाकिस्तान में लोगों की किस्मत बदलने की बात की, तो ये अभी जो दौर गुज़रा है, अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब उन्हीं की जमात के वज़ीर आज़म थे ना,
उन्हीं के भाई थे। अगर उनके पास कोई ऐसी इस्लाहत थी, ऐसा कोई एजेंडा था या ऐसा कोई फार्मूला था, तो उन्होंने अपने भाई को क्यों नहीं बताया? उनके भाई इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते थे, पावर्स रखते थे ना, वज़ीर आज़म थे, हुकूमत उनकी थी। तो ये सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा के, नारे लगा के, लोगों को जो है इस तरह की बातें करके फिर जो है एक बार दोबारा से बयानिया अपना बनाया जा रहा है, मज़लूमियत ज़ाहिर की जा रही है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे इसलिए निकाला कि मैंने जो है वो डॉलर को 160 रुपए पे रखा, मैंने चीनी को जो है 80 रुपए पे रखा था, मुझे इसलिए निकाला। तो भाई अगर आपके भाई वज़ीर आज़म थे तो इसी दौर में डॉलर 330 रुपए भी तो गया ना। इसी तरह चीनी भी आज 200 रुपए पे गई, तो आपके दौर में गई है ना, तो आप उन चीज़ों को रोक सकते थे। तो ये सब लोगों को यकीनन फिर एक बार बेवकूफ़ बनाया जाएगा और इक़्तिदार में फिर आने की कोशिश की जाएगी। यही एक जंग है जो यहाँ पर पाकिस्तान में चल रही। इस जंग को हमें जो है बदलना है, इस निज़ाम को हमें बदलना है। जो जागीरदाराना वडेरा निज़ाम है, जब तक हम उसको नहीं बदलेंगे, गरीब मुतवस्सित तबके को, पढ़े लिखे नौजवानों को अगर हम असम्बलियों में नहीं पहुँचाएँगे, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तकदीर, पाकिस्तान की किस्मत कभी नहीं बदलेगी। और यही चोर लुटेरे जो है इस करप्ट सिस्टम पे फिर दोबारा से आकर इस पाकिस्तान को फिर लूटेंगे, फिर कर्ज़े हासिल करेंगे, फिर हमें कर्ज़ों के बोझ तले दबाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली की ज़रूरत है। वो तब्दीली नौजवान और मैं समझता हूँ यूथ लेकर आ सकती है। यूथ में वो पोटेंशियल है, वो जज्बा है कि वो मुल्क को आगे ले जाना चाहती है, लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके पास ज़राए नहीं है। वो अपनी स्ट्रगल करने के लिए उसको वो जगह उसको पहुंचाया नहीं जाता या उसको आने नहीं दिया जाता। तो हम अपने तौर पर इस कोशिश को जारी रखे हुए, और यकीनन हमारा जितना स्टेक है इस मुल्क में, जितना हमारा शेयर है, हम उस सतह पे काम कर रहे हैं। उसमें हमने लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा किरदार भी अदा किया। पिता पाकिस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद में मौलाना मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इल्हाम ख़त्म हो चुके हैं। अब आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने मदु किया। और यकीनन जी इंतखाबात का वक्त पे होने चाहिए, चूँकि कौम तो मुंतज़िर है। अब ये सियासी जो तंजीमें हैं उन पर इंहिसार करता है कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, एक तरफ डिलिमिटेशन का मसला है, दूसरी जानिब क्या सेंसिस का मसला है। ये बैठे हुए हैं हमारे साबका जो है सूबाई असेंबली के मेंबर साहब जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है। ये जा चुके हैं अदालतों में इस सिलसिले में। आप इनसे भी पूछा जाएगा और ये यकीनन ऑपोजिशन में खड़े होंगे कि एक तरफ डिलिमिटेशन का एक बहुत बड़ा इशू है। सेंसिस पे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि वो आवाज़ उठा चुके हैं। देयर वाज़ ह्यू एंड क्राई इस सिलसिले में। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं मतलब आपको ये बताता चलूँ, सेंसस के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने न सिर्फ ये कि जद्दोजहद की, बल्कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उसमें 1 करोड़ 30 लाख पे जो है ये आबादी लॉक करने जा रहे थे, लेकिन हमने उसको जो है फिर एहतजाज किया, मीटिंग्स की नवाज शरीफ की और एहसन इकबाल साहब से। तो 1 करोड़ 60 लाख पर उन्होंने एग्री किया, लेकिन हमने उसको भी नहीं माना और इसकी हमने कुर्बानी दी। हमने बर्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट करके इस सेंसिस को 70 लाख आबादी बढ़वाई है। इस वक्त 2,03,000 2 करोड़ सॉरी 3 लाख पे इसको उससे हमने जो लॉक आपने अब देखें, बिना सेंसिस के आप लोगों ने एक वर्बली चीजें सामने लेकर आए जी इतना होना चाहिए। उसमें भी जो है लोगों को किस तरह से मुतमईन करेंगे आप कि ये एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट तखमीना ये है। वर्बली नहीं है हाँ। ये, अब जो है डिक्लेयर हो चुका है, इसका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। 2 करोड़ 3 लाख कराची की आबादी डिक्लेयर हो गई। जी। अल्हम्दुलिल्लाह 70 सालों में किसी भी सेंसिस में इतनी आबादी नहीं बढ़ी। पहली बार ये 70 लाख बाजियाब हुए लोग। अच्छा, जो वो तो आपको मुतमईन करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल को आगे किया था। और इसमें जो है प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो वो ऑन ग्राउंड तो ये चीज़ें नहीं हुई हैं।
बहरहाल आपको मुतमईन करना था, क्योंकि उन्होंने हुक्मरानी करनी थी शहबाज शरीफ ने, जो कि क्या है उन्होंने किया। आप मुतमईन, अब इस पे आप मुतमईन होंगे। मेरा सवाल ये है, आप क्या मुतमईन होंगे कि आगे जाके कि जो आपने फिगर दिया, जो तखमीना बताया है आपने, उस तखमीने के हिसाब से ही क्या आप गो अहेड करेंगे या दोबारा से आप? मुतमईन की बात यह है कि कराची की आबादी 3 करोड़ से तजावज़ कर गई है, लेकिन 2 करोड़ 3 लाख भी हमने इसलिए मानी कि जाहिर है 1 करोड़ 60 और 2 करोड़ 3 लाख में बहुत फ़र्क था। तो 70 लाख लोगों के जो वसाइल थे वो कराची को मिलेंगे, सिंध को मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी अचीवमेंट है। इसमें 1 कौमी असम्बली की सीट बढ़ी है और 3 प्रोविंशियल असम्बली की सीटें बढ़ी हैं। डीलिमिटेशन हो गई है। अब जो इलेक्शन होने जा रहा है वो इसी डीलिमिटेशन पे होगा, जो सेंसिस की बुनियाद पर सीटें इंक्रीज हुई हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग मुतमईन है डिलिमिटेशन का जो सिलसिला है उसको फर्दर जो है आगे नहीं लाना है, और इसी पे ही नहीं, इंशाल्लाह आगे हमारा जो है स्टैंड यही रहेगा कि कराची को गिना जाए। सही 3.5 करोड़ आबादी है, लेकिन इस पे इत्तेफाक करते हुए कि हमने 70 लाख लोगों को बढ़वा दिया, तो इंशाल्लाह अगले स्टेप में हम इसको 3.5 करोड़ तक लेकर जाएंगे। तो फिदा पाकिस्तानी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। तोशा खाना और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को ज़मानत मिल गई है। आपकी नज़र में इलेक्शन इनकाद से कबल नवाज शरीफ इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल हो सकते हैं? जी, ये होना क्या हो चुके हैं आपके सामने तमाम चीज़ें। नवाज शरीफ को इस तरह लाया गया कि एक सजा याफ्ता मुजरिम था, उसको किस तरह से प्रोटोकॉल लेके लाया गया, इससे क्या समझती हैं? अब वो चीज़ें नहीं रही कि जो हमारी अक़वाम है वो इतनी अंधी बहरी गूंगी है। अल्हम्दुलिल्लाह शऊर आ चुका है। बच्चा बच्चा इस वक्त हंस रहा है इन पॉलिसियों पर, और आप देखें किस तरह से उनको सल्यूट दिया जा रहा है और किस तरह से उनको जहाज भी सरकारी, और एक तरफ मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, दूसरी जानिब नवाज शरीफ और उसके उस टोले को, माफ कीजिएगा, उसको किस तरह से लाया गया, सरकारी एक्सपेंस पे उसको लाया जाता है। लाने का मकसद क्या है आप बताइए? एक तरफ एहतसाब अदालत का फैसला होना है, वो फैसला सुना चुकी है अदालतें कि इन्हें 7 साल जो है के लिए कैद और 10 साल किसी भी अवामी ओहदे पर ये फाइज नहीं हो सकते थे। ये एहतसाब अदालत का क्या था, फैसला था, मगर उस फैसले को क्या है उसको हवा में उड़ा दिया गया है। और अब लाएंगे उन्हीं पुराने लोगों को जो कि एक बार फिर से दे विल प्लंडर द कंट्री विद बोथ हैंड्स। ये है, और हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि तोशा खाना का जो केस है वो एक जानिब, अगर इमरान खान को हम देखते हैं वो कैद में है और यहाँ तोशा खाना पे इन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। मुल्क एक है, कवानीन नहीं है, और क्यों इतने फिदा है नवाज शरीफ पे ये मुल्क के जो मुक़्तदर इदारे हैं? ये दैट इज रियली आउट ऑफ एटलीस्ट माई क्वेश्चन। तो और ये होना तो ये चाहिए था, जिस तोशा खाना केस में इमरान खान को पाबंद सलासुल किया हुआ है, नवाज शरीफ को भी इसी तरह करना चाहिए था। अब ये जो मुअत्तल किया गया है सजा, ये सेक्शन 401 यानी 401 के तहत जो कि इसकी अगर हम डेफिनेशन में जाते हैं इस सेक्शन की, तो यहाँ पर एक टोले को कहा जाता है कि एक टोले की शक्ल में आपने किसी को लूटा है। आप कहते हैं जी कि आपने कोई बंदूक किसी की कनपटी में तान के उसको नहीं लूटा है, आपने चाकू दिखा के किसी को नहीं लूटा है, बहरहाल आपने लूटा है। इस सेक्शन की डेफिनेशन ये है, और इस सेक्शन में जिस तरह से एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पर 7 साल की कैद और 10 साल के लिए नाअहल करार दिया था, उसको बरकरार रहना चाहिए था। और अब देखें आप, छोटे से केसेस में गरीब पिस रहा है, और जहाँ तक इनकी बात में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और उसको सेकंड करते हुए कि ये जितने भी सरमाएदार हैं, क्या ये सरमाएदार ही ने इस तरह से केसेस को बोतल करवा के एक दरख्वास्त पे, सर्कुलेशन पे क्या है ये केस बोतल किया गया है। सर्कुलेशन भी ऐसा है कि
अब देखना ये होगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, इसको इतना इख्तियार भी है कि नहीं, ये तो सर बताएंगे कि क्या आया ये इख्तियार है केयर टेकर गवर्नमेंट को कि वो किसी सर्कुलेशन के तहत सजा को मुअत्तल करे। अभी इसका जो फाइनल डिसीजन वो आना है, वो तो आपको पता है अदालत के रूबरू होना है, और यकीनन अदालत से भी यही इल्तिजा करेंगे ये कि मुल्क इस वक्त किसी से चल नहीं रहा है। नवाज शरीफ को हम हुक्मरानी करने देना है हमने, और ताकि क्या है ये मुल्क किसी अच्छे सिमत जाए। तो बहुत अच्छा इन्होंने एक बयानिया पेश किया कि अगर मुल्क को अच्छा चलाना था तो शहबाज शरीफ इनसे ज़्यादा फुर्तीले हैं। आपने देखा है कि वो चलते भी इनसे तेज हैं, भागते भी इनसे तेज हैं, दौड़ते भी इनसे तेज हैं। तो वो इतना अच्छा सेहतमंद शहबाज शरीफ इस मुल्क को नहीं चला सके। तो नवाज शरीफ तो बेचारे एक पैर दुनिया में है, एक बीमार है बहुत, उनकी कोई उधर है। चीज भी काम तो नहीं दूसरी करती। बात ये है कि वो तो यहाँ से बीमारी का कह के गए थे, और उधर से भी पूछा जाए कि कितने बीमार थे, और फिर उसके बाद क्या आप फिट हैं कि मुल्क के ममलिकत खुदा ने पाकिस्तान को चला सके। तो ये चीज़ें बिल्कुल गैर काबिल फहम है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो निशात ज़िया साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आइंदा आने वाले इलेक्शन क्या मुत्तहदा का लाएअमल है? पूरे पाकिस्तान से उम्मीदवार को सामने लाया जाएगा? हाँ, इंशाल्लाह। हमने तो हमेशा कोशिश की है कौमी धारे में शामिल होकर पूरे मुल्क की सियासत करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुत्तहदा कौम गवर्नमेंट को जो है वो सिंध के शहरों से आगे काम करने नहीं दिया जाता। उसकी वजह यही है कि लोग जो है मुत्तहदा कौम गवर्नमेंट से खौफज़दा हैं। हमने जो लोगों को गरीब मुतवस्सित तबके की बात अगर मैंने की है ना, तो हमने उसको साबित करके दिखाया। उसकी अमली मिसाल ये है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, मैं एक कारकुन था। एमकेएम ने मुझे 3 बार एमपीए बनाया, सिर्फ परफॉर्मेंस पे, और उस बुनियाद पे कि मैंने कोई लूट मार नहीं की, मैंने कोई करप्शन नहीं की। बदकिस्मती से दीगर पार्टियों में अगर आप देखें तो वहाँ पर गरीब कारकुन जो है उसको टिकट तो दूर की बात है, उसको किसी फैसले में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन एमकेएम वो वाहिद जमात है न सिर्फ कारकुनान को फैसलों में शामिल करती है बल्कि अपनी आवाम को भी। अभी इस वक्त जो भी सूरत हाल मुल्क में बनी है, हम पूरे कराची में जलसे कर रहे हैं, हर टाउन में एक जलसा कर रहे हैं। मलीर में हमने पहला जलसा किया, उसके बाद हमने औरंगी टाउन में दूसरा जलसा किया, अब तीसरा जलसा हमारा लियाकताबाद में होने जा रहा है। हम कहीं से बाहर से लोग लाना नहीं चाहते, बल्कि जिस टाउन में जलसा कर रहे हैं वहाँ के लोगों को इंटैक्ट करके लोगों से मशावरत कर रहे हैं, ताकि आने वाले इलेक्शन में हमें किस तरह से अपने आप को पार्टिसिपेट करना चाहिए। माजी में एमकेएम ने पंजाब से, सरहद से, केपीके से, मुख्तलिफ़ जगहों से अपने नुमाइंदों को खड़ा किया, लेकिन बदकिस्मती से कोई कामयाबी नहीं हुई। लेकिन वहाँ पर एमकेएम के लिए इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानी है। एमकेएम का एक बयानिया, एक शक्ल ऐसी बना दी गई कि एमकेएम एक दहशतगर्द जमात है, टेररिस्ट जमात है। लोगों को इतना खौफज़दा एमकेएम से किया गया, लेकिन वही लोग जब एमकेएम के करीब आते हैं, एमकेएम का सिस्टम देखते हैं, उसका नज़्म व ज़ब्त देखते हैं, तो फिर उनको पता लगता है कि नहीं यार, ये जमात तो जिस तरह इसके बारे में परसेप्शन कायम किया गया या जिस तरह क़यास आराइयाँ की गई हैं, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ जमात है। किसी भी जमात में देखें ये सिस्टम आपको नहीं मिलेगा कि उसके एमपीए एमएनए कामयाब होकर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, अगर मैं इस शाह फैसल से 3 बार एमपीए बना था तो यहाँ पर मेरा ऑफिस था, वहाँ मैं पाबंद था रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 घंटे बैठकर लोगों के मसाइल सुनने का। पार्टी ने उस पर चेक एंड बैलेंस रखा था, मेरी हाज़िरी चेक की जाती थी। और एक दिन मरकज़ में हमारा सेक्रेटेरिएट बना था, पब्लिक सेक्रेटेरिएट, उसमें बैठना लाजमी होता था कि पब्लिक से जिनसे आपने वोट लिए, अगर उनके मसाइल हल नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी बात को सुने, जो कर सकते हैं वो करें। और यही वजह है कि इस कराची की तरक्की जो आपने देखी, मैं ये समझता हूँ जो एमकेएम के दौर में काम हुए थे, उसके बाद आप भी इस कराची में रहते हैं, मुझे बता दें कि कौन से तरक्याती काम हुए। सर माफ कीजिएगा, आप हर दौर में रहे हैं,
ये तो नहीं कहे कम से कम कि एमक्यूएम के दौर में पिछले हुकूमतों में भी आप एमकेएम हिस्सा के दौर रहे से हैं, मुराद कोalition में रहे हैं। सर, मुराद ये है आप एमकेएम के एमक्यूएम में दौर ये से कहें वो स्पिरिट नहीं रही कि जिस स्पिरिट से नहीं, काम नहीं, किया जाता था मैं थोड़ी आपके सी बानी के तस्दीक कर दौरान दूं जो है ना, आपको कि उसके बाद एमकेएम तो के एमक्यूएम दौर की का वही हुई मतलब है। ये नहीं है कि एमकेएम जो है मतलब इस वक्त उसका दौर नहीं, लेकिन उस वक्त उस शहर की निजामत एमकेएम के पास थी। एमकेएम सूबाई गवर्नमेंट में थी। वाटर बोर्ड कल तक एमक्यूएम के हवाले था। अच्छा जी, केएमसी इस वक्त डीएमसी 15 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उसके कोलिशन आप कंटिन्यू रहे हैं, सर। हमने कोलिशन हमेशा मुल्क और कौम और इस शहर के और इस सूबे के मफाद में की। देखिए, जो चीज़ हमारे सामने जो पार्टी जीत कर आएगी, हम उसी से तो मुआहदा करेंगे या उसी से तो हम बात करेंगे लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। हम किसी इसराइल या किसी ऐसे मुल्क से तो बात नहीं करेंगे कि जो इस मुल्क में स्टैक नहीं रखती। इतना बड़ा और महंगाई का एक तूफान चला, एमक्यूएम को हमने कभी नहीं देखा। अच्छा जी, उसके बाद देखें ये जो सिविक्स इश्यूज कराची, आपको पता है किस तरह का था, आज किस हाल में कराची चलाया जा रहा है। बात करें तो अगर ये तमाम चीजों पे हमने एमक्यूएम पानी को की बात देखते ही करें हैं जी। तो एमकेएम के दौर में K3 मुकम्मल हुआ और उस K3 के मुकम्मल होने के बाद मैंने असेंबली में रेजोल्यूशन के जरिए K4 को अप्रूव कराया। K4 के लिए पानी जो है मुख्तस कराया 1200 MGD, 2400 MGD पानी इस वक्त कराची को मिलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से 15 सालों में एक बूंद पीपल्स पार्टी पानी लेकर नहीं आई। जो 265 MGD अभी K3 का बाकी है उसके लिए कन्वेंस नहीं है लाने के लिए। अगर वो 265 MGD पानी आ जाए तो मैं समझता हूँ कराची की बहुत हद तक जो है ना मसाइल हल हो जाएंगे। उसके बावजूद पानी नहीं लाए और चोरी पानी की, और उस पे हाइड्रेंट लाइनों पे बनवा के वही पानी चोरी करके लोगों को बेचा जा रहा है और उनके घर में पानी नहीं आ रहा। माफ कीजिएगा, यहाँ तक कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शनों में बाकायदा आसिफ जरदारी ने एक बड़े अमाउंट से नवाजा एमक्यूएम को कि वो क्या इसमें पार्टिसिपेट ना करें। यहाँ तक की तो बातें हो रही हैं। और अब अगर आप ये कहें जी इलेक्शन के बाद अच्छा एक बयानिया लेकर आके अवाम का दिल जीत सके, यही वही आपकी बात है कि एक एमकेएम का नेगेटिव परसेप्शन लोगों में बनाया जाता है, मीडिया ट्रायल किया जाता है, लेकिन एमकेएम का बुनियादी स्टैंड ये था कि इस सेंसिस पे हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। वो तो आपका अपना इंटरेस्ट था, तो लेकिन हमारे आपके लिए सियासत क्या है करना मुश्किल था, उस पर से आप जीत नहीं सकते उस थे। पे पीपल्स पार्टी ने जो है नोटिफिकेशन निकाला। ने बानी एमक्यूएम के बाद कोई अवामी इंटरेस्ट पे कभी वॉकआउट किया हो या कभी वो सियासत छोड़ने की बात की हो, सियासत से बाहर निकलने की बात की हो, ये हम नहीं देखते हैं एमक्यूएम को। सिर्फ उनको क्या चाहिए, आईटी के वजीर चाहिए, उनको क्या चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए। एमक्यूएम को हमने देखा कि चाहे वो आपको इतनी बड़ी सीट मिली, कराची के मेयर बना वसीम अख्तर साहब, वो करप्शन के क्या है बहुत बड़े एक उन पे इल्जाम तो लगा, मगर उन्होंने डिलीवर कुछ नहीं कर सके। अदालतों में साबित तो करें ना सर। तो कौन करेगा सर? खाली इल्जाम लगाने से इधर आप नहीं हो जाता। उधर पीपल्स पार्टी, यहाँ बैठकर कोई भी इल्जाम लगा दूं, लेकिन मैं उसको साबित ना करूं, मैं उसका प्रूफ ना दूं, तो प्रूफ डिलीवर नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो है बदनाम करने वाली इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा बताइए? वसीम अख्तर ने कौन सा डिलीवर किया, की बुनियाद से मैं आपके इल्जाम लगा के और इस बात को जो है ना मीडिया में शो कर दूं और उसके बाद जो है ना आपकी बदनामी हो जाए, आप जो है लोगों में बदनाम हो जाए, मैं उसके प्रूफ भी ना दे सकूं, तो ये हमारे मुल्क में यही तो हो रहा है। हम इस सिस्टम को तो बदलने जा रहे हैं कि भाई इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, रियलिटी पे बात करें, आप जो रियलिटी है उस पर बात करें। अगर हम पर कोई इल्ज़ाम है तो आप अदालत में साबित करें ना कि हमने ये करप्शन की। एमकेएम के नुमाइंदों पे सारे इल्ज़ाम लगते हैं, कत्ल के, दहशतगर्दी के, भत्ताखोरी के, लेकिन करप्शन का इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता, इसलिए कि एमकेएम के लोग उस तरह करप्शन नहीं करते। और ये हमने साबित करके दिखाया है कि इस मुल्क में अगर एमकेएम में, हम ये नहीं कहते हम फरिश्ते हैं, देखिए हम मतलब बुरे लोग ज़रूर हैं लेकिन हम सबसे बुरे नहीं हैं, हम उन लोगों से अच्छे हैं। हमारी जमात में सिस्टम अच्छा है, इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। नौजवान नस्ल को, हम नौजवान तबके को, गरीब मुतवस्सित तबके को इलाकों से निकाल कर ऐवानों में पहुंचाना चाहते हैं
कि जिनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं है हम उनको टिकट देते हैं। मैं अमली तौर पर अपनी मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, मैं कोई सरमायादार, जागीरदार या बिजनेसमैन नहीं था कि मैं 3 इलेक्शन लड़के बैठ गया और जीत गया। तो मेरे पार्टी ने मेरा इलेक्शन लड़ाया और मेरी फिर हिम्मत नहीं होती कि मैं कहीं जाके करप्शन करूं। एमक्यूएम कैसे ये कह सकती है कि फला पार्टी के पास एक फ्यूडलिज्म है, हमारे पास नहीं है? आपके भी तो वजीर मुशीर आज देखे ना सर, बाबर गोरी को हम कहाँ देखते हैं, इशरतुल इबाद को हम कहाँ देखते हैं, ये वडेरे से कम थोड़ी है। आप इस बात को भी तो माने, एक्सेप्ट करें कि जो नुमाइंदे उनको टिकट दिए जाते हैं उनके अंदर मुझे बता दें कोई उनका गरीब कारकुन होता है? आप मुझे किसी एक गरीब कारकुन की मिसाल दे दें कि यार फला पार्टी में फला कारकुन को टिकट दिया। वो उन्हीं लोगों को देते हैं ना कि टिकट जो सरमायादार हैं, जो जागीरदार हैं, जिनकी शुगर मिले और वो असेंबली। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक पैगाम दे दे, बाबर गोरी का एहतसाब होना चाहिए, इशरतुल इबाद का एहतसाब होना चाहिए। आज इतने महंगे तरीन ममालिक में क्यों रह रहे हैं बाबर गोरी का? नहीं, मेरा भी एहतसाब होना चाहिए। अगर मैंने कोई करप्शन या मैंने कोई गलत काम किया तो मैं अपने आप को भी एहतसाब के लिए पेश। मजदूर दुबई जैसे मुल्क में रह सकता है? आप खुद सोचे ना, बाबर गोरी अगर दुबई में रह रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स के मालिक हैं, तो ये किसका पैसा है सर? कहाँ से गया है? कौन सा उसका बाप? अब ये होटल खुदा की ना खास्ता कोई मिल्कियत तो फ्यूडल था। आपको पता होगी सर। उन्होंने तो कभी ना हमें बताया ना हमें पता है। लेकिन जाहिर है कि जो शख्स सूबे में 14-15 साल 16 साल गवर्नर रहा हो तो वो इतनी तो उसकी होती है ना कि जाके भाई दुबई में या कहीं भी रह सकता है। यहाँ पर तो यहाँ से जज जो रिटायर होते हैं फौरी तौर पे वो जो जाके पूरी फैमिली ले आके, और यहाँ पर जर्नल जो रिटायर होते हैं पूरा जो है ना उनकी नेशनलिटी तैयार होती है तो वो लोग भी तो चले जाते हैं। उनसे कौन पूछेगा? उनका एहतसाब कौन करेगा? उन गवर्नमेंट के इदारों के लोगों का एहतसाब कौन करेगा जो इस मुल्क को लूट कर? अच्छा निशातिया साहब, मैं ये कहना चाहूँगी, बहस तो चलती रहेगी। मुल्क में जो इस वक्त बिजली का बहरान है उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कहूँ, इनसे क्या पूछेंगे आप, जिनके जो है जहाँ मुलाजिमीन है उनकी ज़्यादा तादाद, बहुत ज़्यादा तादाद, एक कसीर तादाद में MQM की हो, वो के इलेक्ट्रिक को कल के KSE के बारे में कैसे कहने के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज होने के बाद मैं ये समझता हूँ ये तमाम चीज़ें बेकार है। उसमें किसी पार्टी का या किसी देखिए भतीजा भांजा होना, आप भी किसी के भतीजे भांजे हैं और आपके अंदर एबिलिटी है तो आप किसी कंपनी के अगर कोई डायरेक्टर बन गए या कोई पोस्ट पे चले गए तो इसमें मेरा और ये आपका कोई कसूर नहीं है, या इसमें कोई पार्टी का अमल दखल नहीं है। पार्टी ने उसको नहीं लगवाया। अगर उसके अंदर एबिलिटी नहीं है तो भाई ताबिज गौर को हटाएं या मौले सिलाई को हटाएं या किसी को भी आप हटाएं। MQM तो उस पर आवाज़ नहीं उठाएगी। MQM ने जिस सतह पे के इलेक्ट्रिक के साथ मामला किए, सबसे पहले इस वक्त जो कराची में मसला था उसकी अप्रूवल का था, सबसे पहले MQM ने उसके लिए आवाज़ बुलंद की और MQM जाके वहाँ उस वक्त के मुशर्रफ साहब के साथ मिलके प्राइवेटाइजेशन करने में किसका हाथ है मुझे बताइए। MQM देखिए, प्राइवेटाइजेशन करना ये मुल्क में एक नहीं होती पॉलिसी तो तांबा जो है हाँ। खरबों का तांबा चोरी नहीं होता। उसमें समझते हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन ये MQM का डिपार्टमेंट नहीं, जाहिर है कि गवर्नमेंट अपनी मजबूरियों के तहत किसी इदारे को प्राइवेटाइज करती है। जब उसका बोझ नहीं उठा पाती, उसको सब्सिडी नहीं दे पाती तो वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली जाती है। लेकिन होना ये चाहिए था, प्राइवेटाइजेशन के बाद लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था। इसके इलेक्ट्रिक ने लोगों का जीना जो है मैं समझता हूँ दुश्वार कर दिया। आज लोगों की सैलरी अगर ये ताबिश और मोने सिलाई के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो खुद नौकर हैं। वो सिर्फ पॉलिसियों पे इम्प्लीमेंट के पैसे ले रहे हैं, वो पॉलिसी मेकर नहीं है। पॉलिसी मेकर जो हैं, जो इस मुल्क में खा रहे हैं कमीशन, जो हुकूमतें के इलेक्ट्रिक से कमीशन ले रही हैं, किक बैक ले रही हैं, ये उनका काम है। वो सही कर सकते हैं इस निज़ाम को। जब वो अपना कमीशन और किक बैक छोड़ेंगे तो फिर वो जाके टैरिफ पे जो है ना कभी भी कर सकते हैं और उसकी गिरफ्त भी कर सकते हैं के इलेक्ट्रिक की। जब तक कि वो अपना हिस्सा लेते रहेंगे के इलेक्ट्रिक इसी तरह की मनमानियाँ करती रहेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक जैसे और भी इदारे हैं इस मुल्क में। अब सुई गैस का देखें, सुई गैस में अगर आप के इलेक्ट्रिक में बात करते हैं मुनी सिलाई की, तो भाई सुई गैस में तो हमारा कोई बंदा नहीं है, वो तो 400% बढ़ाने जा रहे। अब उनको कौन रोकेगा? वहाँ तो कोई मुनी सिलाई नहीं बैठा, वहाँ तो कोई MQM का चले भांजा भतीजा किसी का नहीं बैठा हो।
तो ये तमाम इदारों की सूरत हाल है, सिर्फ के इलेक्ट्रिक की बात नहीं है, कि गैस की बात नहीं है, वाटर बोर्ड की बात नहीं है। यहाँ पर तो पूरा सिस्टम ही जो है करप्ट हो चुका है। पूरे सिस्टम को रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसी के साथ में आप लोगों को हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले मेहमान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत ज़रा। शुक्रिया।